गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। तो लास्ट क्लास हम लोग आपको लेके आए थे आपके लिए इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर, उसका कंसेप्ट, डिबेंचर होता क्या है, डिबेंचर के फीचर्स क्या होते हैं, डिबेंचर कैसे कैसे क्या होता है, डिबेंचर इशू क्यों करते हैं। तो मैंने आपको बताया था डिबेंचर इशू हम लोग तीन चीज़ों के लिए करते हैं। नंबर वन, अगर पैसा का ज़रूरत है तो। नंबर टू, अगर आप किसी से कोई सर्विस, किसी से कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कोई एसेट्स ले रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है तो आप डिबेंचर ऑफर कर सकते हैं। और नंबर थ्री, अगर आप बैंक से लोन लेंगे तो बैंक आपसे सेकेंडरी सिक्योरिटी मांगेगा, तो सेकेंडरी सिक्योरिटी के बदले में आप अपना डिबेंचर भी दे सकते हैं। तो वापस से थोड़ा बताता हूं सर, डिबेंचर में आपको दो चीज याद रखना है, दो तीन चीज याद रखना है। नंबर वन, सर डिबेंचर इज अ डेब्ट सर्टिफिकेट जो कंपनी पब्लिक को देता है और बदले में उससे पैसा लेता है। डिबेंचर रिडीमेबल, डिबेंचर को 5 साल बाद, 10 साल बाद, 6 साल बाद, 4 साल बाद पैसे लौटाने पड़ते हैं। डिबेंचर आपका लाइबिलिटी है, नॉन करंट लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। डिबेंचर हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए लिया जाता है, इसलिए ये आपका लाइबिलिटी तो है ही, लेकिन ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, जिसे आज के डेट में हम कहते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी, जो शॉर्ट टर्म नहीं है। डिबेंचर को इंटरेस्ट दिया जाता है और वो भी इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। अगर मेरा फेस वैल्यू 100 रुपया है, मैंने आपसे 120 लिया, तो सर इसे कहते हैं इशूड एट प्रीमियम। तो मेरा जो लाइबिलिटी है आपको पेमेंट करने का वो 100 रुपया का ही है, और जो 20 रुपया हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं सर कंपनी का, वो प्रॉफिट हो गया, और प्रॉफिट रिजर्व एंड सरप्लस में जाता है। तो 1 लाख रुपया मैं दिखाऊंगा लाइबिलिटी में, डेब्ट में, डिबेंचर में, और 20,000 जो मेरे को मिलेगा वो मैं दिखाऊंगा प्रॉफिट में, कैपिटल प्रॉफिट में, रिजर्व एंड सरप्लस में। यहां तक क्लियर? तो ये तो मैंने लास्ट क्लास आप लोग को करवा दिया था। आज हम लोग करेंगे अदर देन कैश। तो देखो अदर देन कैश बेसिकली होता क्या है, मतलब कैश के बदले में, कैश के अलावा हम क्या दे सकते हैं। सुनो, मान के चलो, एक एग्जांपल बता रहा है, मान के चलो कि हम लोग ए लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, और एक कंपनी है जिसका नाम है बी लिमिटेड कंपनी। ये हम लोग हैं, और ये मान के चलो एक वेंडर है, एक सेलर है जो अपना कंपनी बिक्री करना चाहता है, अपना कंपनी बेचना चाहता है, कंपनी बंद हो गया वो बेचना चाहता है। और मैं ये देख रहा हूं, मैं एक कंपनी हूं ए लिमिटेड, मैं ये देख रहा हूं कि भैया ये कंपनी को अगर मैं खरीद लेता हूं तो सर मुझे जो एसेसरीज कहीं और से खरीदना पड़ता था, अब यही कंपनी मेरा हो गया, तो यही एसेसरीज बनाता है तो ये भी मेरा हो गया, तो मेरा कॉस्टिंग कम हो जाएगा। तो इस केस में क्या होता है, एक कंपनी, मतलब बड़े बड़े कंपनी छोटे कंपनी को खरीद लेता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। सर इस कंपनी को अगर ए लिमिटेड कंपनी परचेज कर लेता है, ठीक है, क्लियर, तो ये कंपनी मेरे पास नहीं आएगा कभी भी। अकाउंट्स में हम लोग ऐसा बोलते हैं, अगर कोई कंपनी कोई बिजनेस खरीद रहा है तो बिजनेस मेरे पास नहीं आ रहा है, ये बिजनेस के अंदर परचेस करने से ये बिजनेस के अंदर जो भी एसेट्स है और जो भी लाइबिलिटी है वो मेरे पास आ रहे हैं। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब, मैं बी लिमिटेड कंपनी का एसेट्स और लाइबिलिटी परचेस किया, क्लियर, ठीक है, और बदले में मुझे उसको अमाउंट पे करना पड़ेगा, उस कंपनी का वैल्यूएशन पे करना पड़ेगा। सर उस वैल्यूएशन को कहते हैं परचेज कंसीडरेशन, ठीक है। तो परचेज कंसीडरेशन का मतलब होता है, मतलब वैल्यूएशन का पेमेंट करना, सर इसका मतलब क्या है, मैंने जो आपसे कंपनी खरीदा है सर वो कंपनी का पेमेंट तो करना पड़ेगा ना, तो कंपनी का हम कितना पेमेंट करेंगे। आप फर्स्ट ईयर में सीखा है कि किसी भी बिजनेस का अगर आपको वैल्यूएशन निकालना है तो सर आप कैसे निकालते हो वैल्यूएशन, सर एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, ठीक है। तो अगर एसेट्स 1 लाख का है, लाइबिलिटी अगर 20,000 का है, मतलब आपकी कंपनी का एसेट्स भी आ रहा है मेरे पास 1 लाख का, एट द सेम टाइम आपकी कंपनी का जो लाइबिलिटी है वो भी तो मेरा हो गया, वो तो मुझे चुकाना पड़ेगा, उसका पैसा मैं क्यों दूंगा, तो उसका पैसा मैं काट लूंगा। तो मैं जो आपको पेमेंट करूंगा सर, वो मैं पेमेंट करूंगा 80,000 रुपीज। कितना पेमेंट करूंगा,
80,000 रुपीज मैं आपको पेमेंट करूंगा। इस अमाउंट को कहते हैं हम लोग परचेज कंसिडरेशन। समझ में आ गया? क्या बोला सर? अगर मैंने किसी भी कंपनी को परचेज किया या किसी भी कंपनी से एसेट्स या लायबिलिटी खरीदा या रनिंग बिजनेस खरीद लिया तो बदले में मुझे एक पेमेंट करना पड़ेगा। वो पेमेंट को कहते हैं परचेज कंसिडरेशन। और वो परचेज कंसिडरेशन सर कैसे निकालते हैं? उस कंपनी का एसेट्स माइनस लायबिलिटी। क्लियर? चलो अब सर मुद्दा यह है कि ये जो परचेज कंसिडरेशन है, ये जो 80,000 है ना, ये 80,000 को हम क्या नाम दिया? हम नाम दिए परचेज कंसिडरेशन। तो सर इसका पेमेंट कैसे करें? पेमेंट को कहते हैं डिस्चार्ज्ड। सर इसका पेमेंट आप कैसे करोगे? मान के चलो ये 80,000 जो आपको देना है, ये सर कैसे पेमेंट करोगे? कैसे? नंबर वन इमीडिएट पेमेंट कर दो चेक से। तो सर आपने पेमेंट कर दिया बैंक से। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप बिल साइन करके भी पेमेंट कर सकते हो। तो इसे कहते हैं इशू बिल पेबल। पेबल क्यों? क्योंकि आपको देना है। तो बिल पेबल को प्रोमिसरी नोट भी कहते हैं। प्रोमिसरी नोट क्यों? यहां पे मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि भैया 3 महीना बाद मैं आपको पैसा लौटा दूंगा। मैं आपको 3 महीना बाद पैसा लौटा दूंगा। कंपनी आपको एक तरह का एग्रीमेंट लेके दे रहा है कि भैया मैं 3 महीना बाद आपको पैसा लौटा दूंगा। तो उसे एक बिल कहते हैं। तो उसी बिल का नाम पड़ गया बिल पेबल। ये वो बिल है जो कंपनी आपको पे करेगा। ठीक है? तो अगर कंपनी बैंक से पेमेंट नहीं करना चाहता, कंपनी के पास बिल भी नहीं है, बिल भी साइन नहीं करना चाहता, तो कंपनी क्या कर सकता है? तो कंपनी आपको इशू कर सकता है इशू ऑफ डिबेंचर या शेयर। मतलब एक कंपनी किसी और कंपनी को पेमेंट 3 तरीका से कर सकता है। या तो कैश चेक, या तो बिल साइन करके दे सकता है, और या तो अपना कंपनी का शेयर देगा। शेयर देगा तो लिखेगा शेयर कैपिटल। अगर अपना कंपनी का डिबेंचर देगा तो लिखेगा परसेंटेज डिबेंचर। बस इतना ही फर्क है। तो हमें इस टॉपिक में आपको यह समझाना है कि कंपनी जो परचेज किया दूसरी कंपनी का एसेट्स और लायबिलिटी, तो उसके बदले में कंपनी शेयर या डिबेंचर ऑफर करेगा, उसको देगा, तो एंट्रीज क्या होगा? इसीलिए इसका नाम पड़ गया अदर देन कैश। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर? तो सर आपको क्या क्या टर्म्स यहां पे मिला, क्या क्या चीज आप सीखा? कभी भी किसी भी बिजनेस को आप खरीदते हो, उसको कितना पेमेंट करना है ये कैसे पता चलेगा? उसका वैल्यूएशन निकालो, दैट इज एसेट्स माइनस लायबिलिटी। जो अमाउंट आप पे करोगे उसे परचेज कंसिडरेशन। और ये अमाउंट आप कैसे पे कर सकते हो? कैश से, चेक से, बिल साइन करके, या शेयर्स और डिबेंचर। ठीक है? चलो अब इसमें एंट्रीज क्या होगा वो आपको मुझे सिखाना। तो देखो, तो पहला चीज होगा परचेज। पहला चीज तो हम करेंगे परचेज ऑफ बिजनेस। परचेज ऑफ बिजनेस, हम बिजनेस को परचेज करेंगे। तो सर जो परचेज करेंगे बिजनेस को वो अलग अलग तरीका से कर सकते हैं। तो क्या क्या तरीका होता है वो सुनो। इसलिए हम इसके अंदर लिखते हैं नंबर ए, हम बिजनेस का सिर्फ एसेट्स परचेज किया। एसेट्स परचेज किया तो एंट्री क्या होगा? अगर आपने सिर्फ एसेट्स खरीदा है तो एचएस फर्स्ट में आप सीखा था, अगर मैंने आपका एसेट्स लिया है तो सर आपका एसेट्स अब मेरा हो गया। और व्हेनेवर एसेट्स इंक्रीजेस इट शुड बी डेबिटेड। तो हम एंट्री मारेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू। अभी तक मैंने आपको पैसा नहीं दिया है, तो आप कौन है? मैंने बी से, ये देखो मेरा, मैंने बी से एसेट्स खरीदा तो मेरे पास एसेट्स आ रहा है, और मुझे किसको पैसा देना है? मैं लायबल हूं किसको देने के लिए? वेंडर को। तो सर हम यहां पे लिखेंगे वेंडर, और मेरे एग्जांपल के मुताबिक वेंडर कौन है? बी लिमिटेड। समझ में आ गया? और अगर मैंने एसेट्स 1 लाख का खरीदा है तो मुझे पेमेंट भी कितना करना पड़ेगा? 1 लाख करना पड़ेगा। क्लियर? चलो ये तो हो गया पहला तरीका कि आपने कंपनी का सिर्फ एसेट्स लिया है। अगर आपने कंपनी का एसेट्स एंड लायबिलिटी परचेज,
मतलब आपने एक रनिंग बिजनेस खरीद लिया, मतलब बिजनेस पूरा चल रहा है वो आपने खरीद लिया, तो उस कंपनी का एसेट्स भी होगा, उस कंपनी का लायबिलिटी भी होगा। क्लियर? तो उस कंपनी का जो एसेट्स था वो भी आपका हो गया, एसेट्स इंक्रीज होगा डेबिट, उस कंपनी का जो लायबिलिटी है वो भी आपका हो गया, तो सर आपका लायबिलिटी भी तो बढ़ रहा है, और व्हेनेवर लायबिलिटी इंक्रीजेस इट शुड बी क्रेडिटेड। ठीक है, तो सर एंट्री क्या होगा? सर एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। सर एसेट्स 1 लाख का, लायबिलिटी 20,000 का, आपको मैंने समझाया था, तो सर कितना पेमेंट करना होगा? एसेट्स 1 लाख का, लायबिलिटी 20,000 का, तो सर परचेज कंसिडरेशन कितना हो गया? 80,000। और ये परचेज कंसिडरेशन हम किसको देंगे सर? वेंडर को। और हमारे क्वेश्चन में वेंडर कौन है? बी लिमिटेड 80,000। सिंपल, समझ में आ गया? 1 लाख का एसेट्स आया, 20,000 का लायबिलिटी भी आया, तो वो काट लेगा, तो अल्टीमेटली हम उसको कितना पेमेंट करेंगे? 80,000। अभी किया नहीं है, अभी पेमेंट किया नहीं है, बस हम बता रहे हैं पेमेंट करेंगे, तो भी मेरा लायबिलिटी है। चलो, 2 कंडीशन हो गया। अगर खाली एसेट्स खरीदेगा तो एसेट्स का एंट्री मानना, एसेट्स और लायबिलिटी दोनों खरीदेगा, दोनों का एंट्री मानना। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोलता, सुन लो, अगर क्वेश्चन में ऐसा बोलता है कि परचेज रनिंग बिजनेस फॉर सम ऑफ रुपीज 1,20,000, अब इसका मतलब क्या है? सर आपने रनिंग बिजनेस खरीदा है, और कितना में खरीदा वो दिया हुआ है। नॉर्मली आप कितना पेमेंट करेगा ये कैसे निकालते हो? सुन लो, सर परचेज कंसिडरेशन नॉर्मली आप कैसे निकालते हो? एसेट्स मान के चलो, एसेट्स का दाम दिया होगा, अलग से दिया होगा, एसेट्स 1 लाख का, लायबिलिटी भी दिया होगा 20,000 का, तो आपको देना था 80,000। आपका परचेज कंसिडरेशन आपके मुताबिक 80, मतलब आपको 80 देना था, लेकिन एग्रीड वैल्यू का मतलब होता है कि सर आपने बी को ये बोला कि मैं आपको 1,20,000 दूंगा। समझ गया? वही यहां पे लिखा है कि आपने एक रनिंग बिजनेस को खरीद लिया 1,20,000 में, तो पहले आपको यह पता करना पड़ेगा कि सर आपके एसेट्स और लायबिलिटी के मुताबिक उसका वैल्यूएशन कितना है। आपको कंपेयर करना पड़ेगा वैल्यूएशन का और सम का। वैल्यूएशन कितना है, पेमेंट कितना कर रहा है, दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। सर इसमें क्यों नहीं किया? क्योंकि इसमें सम दिया हुआ नहीं है, एग्रीड वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो जो वैल्यूएशन है वही आप दोगे। बट यहां पे आपका सम भी है और वैल्यूएशन भी दिया होगा, तो आप पहले वैल्यूएशन निकालोगे। कैसे निकालोगे? एसेट्स माइनस लायबिलिटी, और ये पहले निकाल लेना, तो एंट्री में इजी हो जाएगा। तो एसेट्स 1 लाख का, लायबिलिटी 20,000 का, वैल्यूएशन आपका हो गया 80,000। ये वैल्यूएशन है, मेरे मुताबिक आपका बिजनेस का दाम कितना है? 80,000 है। बट आप मेरे को बोला 1,20,000 देने के लिए, और मैं एग्री कर दिया कि भैया मैं 1,20,000 दूंगा। मतलब सर इसका मतलब क्या हुआ? सर इसका मतलब यह हुआ कि मैं आपको 40,000 ज्यादा पे कर रहा हूं, 40,000 में आपको ज्यादा पे कर रहा हूं। तो सर ये क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आपका कंपनी रेपुटेड है, आपका कंपनी ऑलरेडी मार्केट में वैल्यू करता है। तो सर इसे कहते हैं गुडविल का पैसा देना, इसे कहते हैं गुडविल का पैसा देना। और क्योंकि ये आपने ये 40,000 रुपया का गुडविल आपने पैसा दे के खरीदा है, इसलिए इसको कहते हैं परचेज गुडविल। तो याद रखना, पार्टनरशिप चैप्टर में आपका काम आएगा, पार्टनरशिप चैप्टर में आपका काम आएगा कि जब भी आप कोई बिजनेस खरीदते हैं और उसको ज्यादा पेमेंट करते हैं, तो जो एक्स्ट्रा पेमेंट आपने किया सर वो गुडविल का पेमेंट किया, इसलिए इसका नाम पड़ गया परचेज गुडविल, क्योंकि आपने गुडविल परचेज किया है। और क्योंकि ये आपने परचेज किया है, इसका पैसा दिया है, ये ट्रांजैक्शन हुआ है, तो इसको आपको एंट्री भी मानना पड़ेगा। तो सर परचेज गुडविल जो होता है वो रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, याद रखना, रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट।
समझ में आ गया? तो जब भी आपका सम दिया रहेगा तो आपको इस तरह से निकालना पड़ेगा कि आप कितना गुडविल का पैसा दे रहे हैं। अब मुझे एंट्री मारना है, तो सर एंट्री कैसे मारेंगे? जो भी आपका एसेट्स है वो डेबिट कर दो। और एक बात, अगर एसेट्स में अलग अलग नाम है, लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर तो लाइबिलिटी है तो टू क्रेडिटर, टू बिल पेबल, इस तरह से। बट अभी हम बोल रहे हैं डायरेक्ट एसेट्स है, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, टू लाइबिलिटी 20, टू वेंडर, मतलब हमारे क्वेश्चन में बी लिमिटेड को कितना दे रहे हैं हम लोग? 1,20,000। तो देखो टैली नहीं हुआ, डेबिट में 1,00,000 है, क्रेडिट में क्या हो गया सर? 1,40,000 हो गया। तो इसीलिए आपने ये निकाला कि आपका गुडविल कितना हुआ। तो सर आपको यहां पे डेबिट में गुडविल एसेट्स है तो वो डेबिट हो जाएगा, तो गुडविल बैलेंसिंग फिगर बोल के लिखना पड़ेगा 40,000। तो अगर आप पहले कैलकुलेट नहीं करोगे तो आपका डेबिट में मिस हो जाएगा, फिर एंट्री गलत हो जाएगा, वापस से एंट्री मारना पड़ेगा। तो इसीलिए पहले आप ये कैलकुलेशन करो, आप निकाल लो, गुडविल निकल गया आपका, और गुडविल डेबिट में होता है, फिर ये एंट्री मारने में क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। क्लियर? नंबर डी, अब देखो नंबर डी कंडीशन क्या है। नंबर डी, परचेज रनिंग बिजनेस फॉर सम ऑफ रुपीज 60,000। सेम लाइन, सर आपने एक रनिंग बिजनेस खरीदा है 60,000 का, तो अगेन आपको क्या करना है सर? वैल्यूएशन पता लगाओ, कितना का वैल्यूएशन है एक्चुअल में, फिर देखो आप दे कितना रहे, दोनों का कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो अगेन आपको क्या करना पड़ेगा? सुन लो सर, एसेट्स कितना का आया? 1,00,000 का। सर लाइबिलिटी कितना का है? 20 का। सर 80,000 आपका पीसी हो गया या 80,000 आपका वैल्यूएशन हो गया। बट जैसे मैंने बताया था सर, एग्रीड वैल्यू कितना है? मैं आपको कितना रुपया देने का एग्रीमेंट किया, या आप मेरे से कितना मांग रहे हैं? 60,000। सर ज्यादा मांग रहा है या कम मांग रहे हैं? इस बार आप अपना कंपनी कमती में सल्टा रहे हैं। आपका बिजनेस का वैल्यू 80 है, लेकिन आप मेरे को बोल रहे भैया 60 में दे दो, कमती में दे दो, क्योंकि आप सल्टाना चाहता है। तो सर ये 20,000 का मेरे लिए प्रॉफिट हो गया। और ये बताया था कंपनी का 2 प्रॉफिट होता है, एक कैपिटल प्रॉफिट, एक रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू मतलब जो हर साल होगा, हमेशा होते रहता है, रिकरिंग है, बिजनेस का नेचर का है। लेकिन ये प्रॉफिट तो बिजनेस का नेचर का नहीं है, ये तो कभी कभार होगा, इसलिए इसको कहते हैं कैपिटल प्रॉफिट। और जो भी कैपिटल प्रॉफिट होता है उसको एक अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है, जिसे कहते हैं कैपिटल रिजर्व। जो भी कैपिटल प्रॉफिट है, शेयर चैप्टर में आपने सीखा फॉर फ्यूचर शेयर, है ना? तो कोई भी कैपिटल प्रॉफिट होगा एक्सेप्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम, वो भी कैपिटल प्रॉफिट है, बट उसको ट्रांसफर नहीं करते हैं। जो भी कैपिटल प्रॉफिट होता है उसको एक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, जिसका नाम है कैपिटल रिजर्व। तो सर कमती पेमेंट कर रहे हैं इसलिए कैपिटल रिजर्व हो गया। ठीक है, अब एंट्री में क्या फर्क पड़ेगा? अगेन अगर एसेट्स अलग अलग दिया हुआ है, अलग अलग करके मारना, हम एक ही बार में मार रहे हैं। तो एसेट्स अगर आपका 1,00,000 का है, फिर लाइबिलिटी अगर आपका 20 है, वेंडर मेरे मुताबिक बी लिमिटेड, सर उसको आपको देना है 80, सॉरी उसको आपको देना है 60। तो जो आंसर आया कैपिटल रिजर्व, और कैपिटल रिजर्व आपका प्रॉफिट है, तो इसलिए बैलेंसिंग फिगर 20 लिख दिया। तो अगर आप ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं गुडविल डेबिट साइड में आएगा, कम पेमेंट कर रहे हैं कैपिटल रिजर्व क्रेडिट साइड में आएगा। समझ में आ गया? तो खरीदने का ये 4 तरीका से खरीद सकते हैं। या तो आपने सिर्फ एसेट्स खरीदा, पहला वाला एसेट्स टू वेंडर, एसेट्स और लाइबिलिटी दोनों खरीदा लेकिन एग्रीड वैल्यू नहीं है, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी, और दोनों का डिफरेंस वेंडर को पेमेंट करना है। अगर आपने एसेट्स एंड लाइबिलिटी खरीदा है और एक एग्रीड वैल्यू पे खरीदा है,
तो फिर कंपेयर करो वैल्यूएशन और एग्रीगेट वैल्यू को। ज्यादा पेमेंट कर रहे हो गुडविल डेबिट साइड में लिखो, कमती पेमेंट कर रहे हो प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व क्रेडिट साइड में लिखो। तो ये हो गया खरीदने का एंट्री, परचेज करने का एंट्री। अब आता है पेमेंट करने का एंट्री। एक मिनट होल्ड करो, ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया। अब सुन लो, अब आता है सर नंबर 2, परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसीडरेशन डिस्चार्ज। आपने जो परचेज किया वो डिस्चार्ज करना है, मतलब उसका पेमेंट करना है। तो सर उसका पेमेंट हम कैसे करेंगे, अभी आपको वो सीखना है। तो सर आपने खरीदा कितना में, कैसे खरीदा, क्या खरीदा, उसका एंट्री तो हो गया। अब पेमेंट का बारी आया। सुन लो, जैसे पेमेंट करेंगे, वेंडर आपका लायबिलिटी था, अब आपका लायबिलिटी कम हो रहा है, तो वेंडर आप डेबिट हो जाएगा। पहले आपने वेंडर को क्रेडिट किया, है ना, क्योंकि आपका लायबिलिटी था, आपने पेमेंट नहीं किया, बट अब आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपका लायबिलिटी कम होगा। Whenever liability decreases, it should be debited। ठीक है, क्लियर। अब सुन लो, तो पहला पॉइंट है बाय चेक या बाय चेक से पेमेंट कर दिया। तो चेक से पेमेंट अगर करोगे तो वेंडर आपका बी लिमिटेड है टू बैंक, आपने चेक से पेमेंट कर दिया। नंबर 2, बाय बिल पेबल, या इसको हम प्रोमिसरी नोट भी कहते हैं, प्रोमिसरी नोट। तो या तो आप चेक से पेमेंट कर सकते हैं या तो आप बिल से कर सकते हैं। तो अगर आप बिल से पेमेंट करोगे तो वेंडर बी लिमिटेड टू बिल पेबल, प्रोमिसरी नोट को बिल पेबल ही बोलते हैं। तो बिल पेबल से आपने पेमेंट कर दिया। तो ये 2 तरीका है आपका पेमेंट करने का, लेकिन ये दोनों ही आपके पास नहीं है, तो क्या करोगे। तो सर नंबर 3 और सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 3, इशू ऑफ शेयर या डिबेंचर। आप अपना शेयर इशू कर सकते हैं या डिबेंचर इशू कर सकते हैं पेमेंट के बिहाफ में। मुझे आपको 1 लाख देना है, मेरे पास 1 लाख नहीं है, मैंने 1 लाख का आपको शेयर दे दिया। समझ में आ गया, क्लियर। चलो ये मुझे आपको सिखाना है, सुन लो। तो सर आपको जैसे मैंने बताया था कि आपका शेयर्स और डिबेंचर्स 3 कैटेगरी का होता है, एक एट पार, एक एट प्रीमियम और एक एट डिस्काउंट। अगर आपका डिस्काउंट कैटेगरी का है, प्रीमियम कैटेगरी का है, पार कैटेगरी का है, सर इसका मतलब क्या है। मुझे आपको 1 लाख देना है और मेरा शेयर का दाम फेस वैल्यू है, मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू दोनों बराबर है, तो मैं आपको 1 लाख का ही शेयर दूंगा, क्योंकि 1 लाख का दूंगा तो आपका पेमेंट भी 1 लाख का हो जाएगा। सुन लो, क्लियर। लेकिन अगर मुझे आपको 1 लाख का शेयर देना है और मेरा शेयर का मार्केट में मार्केट प्राइस ज्यादा है, सुन लो सर, मेरे मुताबिक हम जो रिकॉर्ड करता है वो फेस वैल्यू, बट तुमको जो शेयर मिलेगा वो तो मार्केट वैल्यू पे मिलेगा, क्योंकि तुमको शेयर मिल रहा है तो आज जो शेयर का दाम है वो वाला शेयर मिलेगा, तो तुमको मार्केट वैल्यू पे मिलेगा। और मेरे को, मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मेरे पास जो शेयर जा रहा है वो तो सर 100 रुपए पे है, क्योंकि मैंने बताया था कंपनी हमेशा शेयर डिबेंचर 100 रुपए पे रिकॉर्ड करता है। तो अगर मुझे आपको 100 रुपया देना है तो मैं आपको, और अगर मेरा मार्केट प्राइस ज्यादा है, मान के चलो मार्केट प्राइस 20 रुपया है, 20 रुपया ज्यादा है, सुन लो, ध्यान से सुनना, मुझे आपको पेमेंट 100 रुपया करना है। कितना रुपया, 100, मतलब आपके पास 100 का वैल्यू जाएगा। 100 फेस वैल्यू नहीं है, चलो 100 रुपया मत मानो, ऐसा समझो मुझे आपको 1,20,000 देना है। कितना रुपया देना है, 1,20,000,
और मेरा शेयर का मार्केट वैल्यू 20,000 ज्यादा है। कितना? 20,000 ज्यादा। तो मैं आपको 1,20,000 का अगर शेयर दूं, ये पूरा का पूरा अगर शेयर दूं और मार्केट में 20,000 ज्यादा है, तो सर आपका पेमेंट तो 1,40,000 हो गया, जबकि मुझे आपको देना कितना है? 1,20,000 ही देना है। सुन लो, समझ में आ गया? तो इसीलिए मैं क्या करूंगा कि सर मैं कितना शेयर आपको दूं ताकि आपका 1,20,000 पेमेंट हो जाए। हमेशा याद रखना, आपका मार्केट वैल्यू ज्यादा है। कितना है? 20। तो आप 1,20,000 का शेयर नहीं देंगे, आप 1,00,000 का शेयर देंगे। आपने शेयर दिया 1,00,000 का, प्रीमियम मतलब मार्केट वैल्यू 20,000 ज्यादा है, तो सर आपका पेमेंट 1,20,000 हो जाएगा। क्लियर हो गया? मतलब जब भी मार्केट का वैल्यू ज्यादा होता है, आप नंबर ऑफ शेयर कम देते हो, शेयर कमती अमाउंट का देते हो। कमती अमाउंट का इसलिए दे रहे, कमती अमाउंट का आप नहीं दे रहे, आपके रिकॉर्ड में वो कमती का है। आप तो रिकॉर्ड 100 रुपए के हिसाब से करता है, तो अगर आप 1,00,000 का शेयर दे रहे हो, 20,000 प्रीमियम का, मार्केट का वैल्यू 20,000 का है, तो उसके पास जो शेयर जा रहा है वो तो 120 का जा रहा है, तो उसका पेमेंट 120 का हो गया। हम 1,00,000 का ही शेयर दिया, लेकिन उसका पेमेंट 1,20,000 का हो गया। सेम तरीका से अगर मुझे आपको पेमेंट 1,20,000 करना है, मार्केट वैल्यू 1,20,000 है, ठीक है, मुझे आपको पेमेंट 1,20,000 करना है, लेकिन सुन लो, लेकिन मार्केट में हमारा डिस्काउंट है। मतलब हम जो रिकॉर्ड करके रखा है अपना शेयर का वैल्यू, वो मार्केट में है ही नहीं। मार्केट में 20,000 डिस्काउंट है, मतलब मैं अगर आपको पेमेंट करूं तो 20,000 का डिस्काउंट हो जाएगा, तो आपके पास जो शेयर जाएगा वो कमती का जाएगा। तो सर मुझे आपको 1,40,000 का शेयर देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में डिस्काउंट है। तो फिर आपका पेमेंट कितना होगा? 1,20,000। ये कंपनी के मुताबिक, ये वेंडर के पास जो जाएगा, तो वेंडर के पास हमेशा मार्केट में जाता, मार्केट प्राइस में जाता है। डिस्काउंट है तो मार्केट प्राइस में मिलेगा, उसको मार्केट प्राइस में मिलेगा। तो जब भी आपका शेयर मार्केट में प्रीमियम कैटेगरी का है, तो आप कम अमाउंट ऑफ शेयर देगा। जब भी आपका शेयर मार्केट में डिस्काउंट कैटेगरी का है, तो आपको ज्यादा शेयर देना पड़ेगा। ज्यादा इसलिए क्योंकि डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट होने के बाद भी उसके पास पेमेंट 1,20,000 जाना चाहिए। समझ में आ गया? तो सुनो, करेंगे कैसे, देखो। तो अगर पार पे दे रहे हैं तो एंट्री क्या होगा? एंट्री होगा, सुन लो, एंट्री होगा वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। अगर शेयर दे रहे हैं तो शेयर कैपिटल लिखना, डिबेंचर दे रहे हैं तो परसेंटेज डिबेंचर लिखना। वो डिपेंड करेगा कि आप शेयर दे रहे हैं या डिबेंचर दे रहे हैं। प्रीमियम अगर है तो वेंडर टू शेयर कैपिटल या परसेंटेज डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। और अगर डिस्काउंट है तो वेंडर डिस्काउंट डेबिट होगा, तो डिस्काउंट ऑन इशू टू, अगर शेयर दे रहे तो शेयर कैपिटल, और डिबेंचर दे रहे तो डिबेंचर। तो ये 3 कैटेगरी का आप शेयर दे सकते हैं, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। लेकिन जब भी आप शेयर देते हो, आपको नंबर ऑफ शेयर निकालना है। तो देखो कैसे निकालोगे। आपको 1,00,000 अगर देना है, कितना देना है? 1,00,000, और फेस वैल्यू अगर 10 रुपया है, तो कितना आ गया? कितना आ गया बताओ? 10,000। तो यहां लिखेंगे आप 10,000 इंटू 10, मतलब आपका पेमेंट 1,00,000 का हो गया। ठीक है, यही चीज अगर प्रीमियम है तो अगेन आपको नंबर ऑफ शेयर निकालना पड़ेगा। लेकिन प्रीमियम अगर 6 रुपया का है तो कैसे निकालोगे? सुनो, तो 1,00,000 डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। क्यों सर? क्यों? क्योंकि आपका मार्केट वैल्यू 16 है, 10 रुपया तो आपके मुताबिक है। आप जो शेयर वेंडर को दोगे, उसके पास जो शेयर जाएगा वो कितना का जाएगा? 16 रुपीज का। तो 16 से डिवाइड करो। तो जैसे ही मैंने 16 से डिवाइड किया, सुन लो, तो जैसे ही मैंने 16 से डिवाइड किया,
ठीक है, तो 1,00,000 डिवाइडेड बाय 16, तो 6250। तो सर सबसे पहले तो डिबेंचर में लिखना 6250 इंटू 10, तो ये आ गया 62,500। प्रीमियम में आएगा 6250 इंटू 6 तो 37,500, और इसके पास आएगा 6250 इंटू 16, क्योंकि वेंडर के पास जो शेयर जाएगा वो 16 रुपया का जाएगा, तो ये हो गया 1,00,000। तो आपने देखो, आपने क्या नोटिस किया, सुन लो, आपने क्या नोटिस किया, सर आप जो शेयर दे रहे हैं वो 62,500 का दे रहे हैं, पेमेंट करना है 1,00,000, बट आपके पास से जो शेयर जा रहा है वो 62,500 का जा रहा है, कमती का जा रहा है। क्यों? क्योंकि 37,500 मार्केट में इसका वैल्यू ज्यादा है। तो आप बेवकूफ थोड़े ना है कि आप ज्यादा शेयर दे देगा तो उसके पास तो ज्यादा वैल्यू का चला जाएगा, इसीलिए आपके दाम कितना है 62,500, प्रीमियम का वैल्यू कितना है 37,500, दोनों को जोड़ो 1,00,000, तो आपका पेमेंट कितना हो गया 1,00,000। इसीलिए नंबर ऑफ शेयर देख लो, तो नंबर ऑफ शेयर आप क्या देते हो, नंबर ऑफ शेयर कम देते हो। यहां नंबर ऑफ शेयर कितना दे रहे थे 10, यहां नंबर ऑफ शेयर कितना दे रहे हैं 6250, कितना दे रहे हैं 6250। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट, अब आता है डिस्काउंट। तो नंबर ऑफ शेयर निकालोगे, तो सर 1,00,000 आपको देना था, ठीक है, 1,00,000 आपको देना था, 10 रुपया फेस वैल्यू है, सुन लो, और 1,00,000 डिवाइडेड बाय 8, हाँ, और 2 रुपया डिस्काउंट है, तो 1,00,000 डिवाइडेड बाय 8 कर दो, तो ये हो गया 12,500, 12,500। तो देखो, क्योंकि मार्केट में डिस्काउंट चल रहा है आपका डिबेंचर का, मार्केट में वैल्यू कम है, तो आपको ज्यादा नंबर ऑफ शेयर देना पड़ेगा ताकि उसका पेमेंट हो जाए। अगर आप 1,00,000 का ही शेयर देगा तो मार्केट में डिस्काउंट हो गया, तो आपका उसके पास जो शेयर जाएगा वो तो 1,00,000 का जाएगा ही नहीं, कमती का जाएगा, इसलिए आपको नंबर ऑफ डिबेंचर ज्यादा देना पड़ेगा, दैट इज 12,500 का देना पड़ेगा। तो देख लो, तो यहां आप दोगे 12,500 इंटू 10, मतलब 1,25,000 का, 12,500 इंटू 2 और 12,500 इंटू 8। उसके पास जो शेयर जाएगा वो तो 8 रुपए के हिसाब से ही जाएगा, तो उसका पूरा पेमेंट हो गया 1,00,000, है ना, और 25,000 आपका डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट अगर है तो ज्यादा अमाउंट का शेयर देना पड़ेगा, और अगर प्रीमियम है तो कम अमाउंट का शेयर देना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो इसमें आपने 2 चीज सीखा, सर एक जगह गुडविल कैपिटलिज्म आ रहा है, एक जगह प्रीमियम डिस्काउंट आ रहा है, सर दोनों कब होगा? सुन लो, नोट, और एकदम इंपॉर्टेंट नोट है, जब वैल्यूएशन से ज्यादा एग्रीड वैल्यू हो जाए, वैल्यूएशन से कम एग्रीड वैल्यू हो जाए, क्या बोला वापस से, एग्रीड वैल्यू, जब वैल्यूएशन और एग्रीड वैल्यू, वैल्यूएशन का मतलब होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटी, जब एसेट्स माइनस लायबिलिटी 1,00,000 आ रहा है और एग्रीड वैल्यू 1,20,000 है, आपको ज्यादा देना पड़ रहा है, आप अमाउंट ज्यादा दे रहे हैं, तो सर गुडविल, और कम दे रहे हैं कैपिटल रिजर्व, तो फिर कैपिटल रिजर्व गुडविल होगा। लेकिन जब शेयर और डिबेंचर इशू मोर देन एक्चुअल, अगर शेयर्स और डिबेंचर आप ज्यादा इशू कर रहे हैं, जितना आपको देना था उससे ज्यादा इशू कर रहे हैं, तो फिर वो डिस्काउंट है, और लेस देन एक्चुअल तो फिर आपका प्रीमियम है। तो आपने क्या सीखा? जब शेयर्स और डिबेंचर
ज्यादा या कम दोगे, प्रीमियम डिस्काउंट। और जब एसेट्स एंड लायबिलिटी को खरीदोगे ज्यादा या कम में खरीदोगे, गुडविल कैपिटलिज्म, दोनों अलग अलग चीज है। मैंने बिजनेस ज्यादा में खरीद लिया, गुडविल। मैंने बिजनेस कम में खरीद लिया, कैपिटलिज्म। खरीदना अलग चीज हो गया। अब पेमेंट करना है, तो पेमेंट करते वक्त मैं अगर शेयर से कर रहा हूं, शेयर्स अगर ज्यादा दे रहा हूं, ज्यादा इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मार्केट में डिस्काउंट है। शेयर अगर कम दे रहा हूं, क्यों दे रहा हूं? क्योंकि मार्केट में प्रीमियम है। तो ये हो गया आपका अदर देन कैश। तो जब भी अदर देन कैश में नंबर ऑफ शेयर या डिबेंचर निकालोगे, हमेशा याद रखना पार है डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू, प्रीमियम है फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, डिस्काउंट है फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। ठीक है, क्लियर हो गया। और दूसरा बात सुन लो, दूसरा बात, प्रीमियम है मतलब कम शेयर दोगे, डिस्काउंट है मतलब ज्यादा नंबर ऑफ शेयर दोगे। क्लियर? चलो ठीक है। तो सेकंड टॉपिक अदर देन कैश कंप्लीट हो गया। ठीक है, थर्ड टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास सीखेंगे। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर।